अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डेटाबेस की बात कर लेते हैं। हम लोग डेटाबेस में क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन क्यों हम लोग डेटाबेस ही क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि हमारे पास एक्सेल भी तो मौजूद है, लेकिन हम लोग कभी एक्सेल यूज़ करते हैं, कभी हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम लोग बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं और वो हमारे पास कुछ एक्सेल के एनवायरनमेंट से सिमिलर होते हैं, कुछ इस टाइप के। ठीक है, अगर हम लोग एक सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक एक्सेल की शीट है और हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कुछ लिहाज से सेम है। लेकिन हम लोग क्यों डेटाबेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सेल? ठीक है, तो हम लोग जब भी हम लोग कोई कंपनी में कोई काम कर रहे होते हैं या बिग डाटा पे कोई काम चल रहा होता है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको मेंटेन करके काम करके चलना होता है, तो वो ज़्यादातर एक अपना एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाती हैं। और उस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जो जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स जाके आपके स्टोर हो रहे होते हैं। लेकिन हम लोग ये काम एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी डिफरेंस है एक्सेल और डेटाबेस में। सही है, एक तो सबसे पहली बात ये आ गई कि हमारे पास एक डेटाबेस में टेबल है। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी रॉज होती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लें एक्सेल में, तो हम लोग कितनी रॉज इसके अंदर फिल कर सकते हैं, मतलब हमें कितने रॉज मिलती हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में मिलती हैं हमें 1 मिलियन रॉज। ठीक है, आप जो एक्सेल में यूज़ कर सकते हो वो 1 मिलियन रॉज यूज़ कर सकते हो। और यही बात करें हम लोग एक डेटाबेस में, तो डेटाबेस में क्या होती है, आपकी स्टोरेज पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतनी आपकी रॉज बन जाएंगी। ठीक है, आप उतने रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब वो अनलिमिटेड भी हो सकती है, कोई हमारे पास उसकी लिमिट नहीं दी गई है। सही है, डेटाबेस के टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन हम एक्सेल में वही काम करें तो वो क्या होता है, हमारे पास एक लिमिट आ जाती है। जैसे कि हमारे पास सिर्फ हम लोग एक्सेल में 1 मिलियन रॉज ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब चले हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक यहाँ पे कॉलम बनाऊँ जिसका रख दूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और एक कॉलम बनाऊँ मैं स्टूडेंट नेम और एक कॉलम बनाऊँ मैं स्टूडेंट फीस। ठीक है, ये मैंने 3 कॉलम्स बना लिए। और मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास होल नंबर्स आए। ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है, सिर्फ होल नंबर्स आए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। और किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी होगी तो उसको इंटीजर भी कहा जाता है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल सिंपल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, होल नंबर्स। मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट आईडीज़ में सिर्फ होल नंबर्स आने चाहिए, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये कुछ है। और हमारे पास जो स्टूडेंट नेम है इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स आने चाहिए। ठीक है, या इसको स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी कहा जाता है। ठीक है, जो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको स्ट्रिंग कह लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और हमारे पास जो स्टूडेंट फीस है इसके अंदर सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ आनी चाहिए, मतलब डेसिमल जैसे 1.4 100.5 कुछ इस तरीके की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर डेसिमल नंबर्स आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 45.5 46.5 56.2। तो ये मैंने कुछ ऐसे डिफ़ाइन किया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी ने, सही है, मैंने कहा स्टूडेंट आईडी में सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन हम लोग इस कॉलम के अंदर, ये एक्सेल है, इस कॉलम के अंदर मैं अगर यहाँ पे कोई कैरेक्टर लिखूँ ASD जैसे, तो ये उसने अलाउ कर दिया कि आप यहाँ पे ASD लिख सकते हो। इसका मतलब ASD एक स्ट्रिंग वैल्यू है या कैरेक्टर कह लो, एक कैरेक्टर आप इसके अंदर इंसर्ट कर पा रहे हो इस कॉलम में। और इस जो हम लोग कहते हैं जो स्टूडेंट नेम होता है, अगर मैं ये बात करूँ तो स्टूडेंट नेम हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू में ही होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैंने 12.5 यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ भी पुट कर दी।
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट फ़ीस की बात करूँ तो स्टूडेंट फ़ीस के अंदर मैंने कोई कैरेक्टर भी ऐड करवा दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहा, ठीक है, मतलब वैलिडेशंस भी नहीं दे रहा, कोई कुछ इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। कि अगर मैं स्टूडेंट आईडी की बात करूं तो स्टूडेंट आईडी के अंदर मैं कोई कैरेक्टर्स भी डाल सकता हूं, कोई फ्लोट वैल्यूज़ भी डाल सकता हूं, मतलब डेसिमल वैल्यूज़ या कोई होल नंबर्स भी डाल सकता हूं। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट नेम में भी ऐसे ही कर सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट फ़ीस में भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं कोई सी भी वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई भी हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी है कॉलम वाइज। लेकिन अगर आप यही बात करें डेटाबेस के टेबल की, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसको, उस कॉलम को, जैसे कि अगर मैं ये कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट किया और उसका जो पहला कॉलम हमारा स्टूडेंट आईडी, और मैंने उसको बोल दिया कि उसके अंदर सिर्फ होल नंबर्स ही आएंगे, तो आप डेटाबेस के अंदर, उस टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर उस होल नंबर्स के अलावा कोई और वैल्यू इंसर्ट कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, आप उसके अंदर ASD जब भी आप इंसर्ट करोगे तो वो एरर दे देगा, वो इंसर्ट होने नहीं देगा इन SQL केस, ठीक है, मतलब डेटाबेस में, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ SQL, ठीक है, कि आपको पता चले ये SQL की बात है। जब हम लोग यहाँ पर, जब SQL में कोई टेबल बनाते हैं स्टूडेंट आईडी, तो उसके, जब वो स्टूडेंट आईडी बनाई मैंने, तो मैंने उसको एक डेटा टाइप असाइन कर दी इंटीजर, तो वो क्या मतलब कि होल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो होल नंबर ही सिर्फ इंसर्ट करेगी, उसके अलावा कोई और वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं हो सकती इस कॉलम में। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इंसर्ट होगी, उसके अलावा कोई भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरीके से कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती। इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट फ़ीस के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हमने उसको डेसिमल नंबर्स कहा है, इस कॉलम में सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही आएंगे, तो वो सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही आएंगे उस डेटाबेस के टेबल के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा कि हम लोग SQL डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं और हम लोग एक्सेल क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक्सेल में जब छोटा मोटा काम होता है तो हम लोग एक्सेल से कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जब मिलियंस ऑफ रॉज की बात आ जाए कि 2 मिलियन रॉज हैं, 3 मिलियन रॉज हैं, वैसे तो 1 मिलियंस में भी अगर हम लोग कोई डाटा इसमें स्टोर करें तो एक्सेल बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही बात करें हम लोग डेटाबेस में, तो डेटाबेस इतना स्लो नहीं होता, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग टेबल्स भी ऐसे डिज़ाइन करना सीखेंगे जिसकी वजह से डेटाबेस पे कम से कम लोड पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग उस डेटाबेस में से कोई भी रिकॉर्ड फैच करवाएं तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे आपका, ठीक है। तो ये हम लोग छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग ज़रा चलते हैं स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग का जो इस कोर्स का नाम है MySQL स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, कितनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, एक प्रोसीजर होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, और एक डिक्लेरेटिव जिसको नॉन प्रोसीजर भी कहा जाता है, और फंक्शनल भी होती है। तो SQL कौन सी टाइप पे बिलोंग करता है, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ भी है। तो हमारे पास नॉन प्रोसीजर जो है SQL होता है, और नॉन प्रोसीजर को मैं अभी डिफ़ाइन करूँगा कि नॉन प्रोसीजर क्या होता है। अब इधर मैंने लिखा है हाउ। अब मैंने कोई एक उस लैंग्वेज में कोई से कुछ काम करवाना है, ठीक है, उस लैंग्वेज से मुझे कुछ काम करवाना है, तो मुझे ये नहीं बताना वो कैसे होगा, ठीक है। मुझे उसको ये नहीं बताना आप ऐसे करो ऐसे करो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्ड आपको करवाना क्या है बस ये बताओ, बाकी नॉन प्रोसीजर वो सारा काम आपके लिए खुद करके और रिज़ल्ट लाके आपको दे देगा। आपको स्टेप्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे करना है, कि क्यों करना है, कैसे करोगे, क्या करोगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि ये वाला काम करना है, वो सारा काम आपको करके आपका रिज़ल्ट लाके दे देगा, ठीक है। तो इसके हम लोग प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोसीजर में हम लोग को बताने पड़ते हैं स्टेप्स, कि ये स्टेप्स करना पड़ेगा, हाउ कैसे करेंगे, तो वो आपको प्रोसीजर में बताना पड़ता है। और नॉन प्रोसीजर में ये नहीं बताना पड़ता, जब प्रोसीजर में सिर्फ काम बताना पड़ता है, बस ये काम करके लाओ, ठीक है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं
प्रोसीजर वर्सेस नॉन प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर में क्या होता है, अगर एक सपोज कर मैंने बोला प्लीज़ ओपन द डोर, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, गो आउटसाइड, और ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या है, टेक द बकेट आई फॉरगॉट देयर, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप क्या है, ब्रिंग इट बैक टू मी। ये हमारा क्या है, 4 प्रोसीजर्स हैं। उसने क्या बोला कि पहले डोर ओपन करो, बाहर जाओ, वहाँ पे मैंने बकेट छोड़ी थी जो मैं भूल गया था, वो मेरे पास लेकर आओ। ये तीसरा और चौथा स्टेप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यही काम नॉन प्रोसीजर में देखें तो नॉन प्रोसीजर में सिर्फ आपको ये बताना है फैच द बकेट प्लीज़, बस। अब आपको सिर्फ काम बताना है। अब वो क्या करेगा, ये आपने सिर्फ बोला कि बकेट लेके आओ प्लीज़, ठीक है। तो वो उसके बाद वो खुद ब खुद आपके लिए पीछे बैक एंड पे, आपको वो दिख नहीं रहा होगा, वो पीछे आपके लिए वो स्टेप्स को तोड़ के, कुछ इस स्टेप्स को तोड़ के वो खुद काम करके आपको रिज़ल्ट लाकर दे देगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर में फ़र्क समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। तो अब चलो आगे चलते हैं। अब हमारे क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल सिंटैक्स। सही, सिंटैक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास एसक्यूएल के अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको डीडीएल भी कहा जाता है, और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको डीएमएल कहा जाता है, और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसको डीसीएल कहा जाता है, और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसको टीसीएल कहा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आए तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, तो हमारे पास डाटा डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट अलाउ द यूज़र टू डिफाइन और मॉडिफाई द डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स। मतलब कि हमारे पास जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का जो काम होता है, जो मेन इस कंपोनेंट का काम होता है, वो क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है और कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, जैसे कि टेबल्स, और जैसे कि हमारे पास कोई डेटाबेस। ये चीज़ हम लोग को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, ठीक है। इस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंपोनेंट के अंदर ये आपको अगर अभी समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, ये क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम लोग टेबल को कहते हैं, उस टेबल के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो आपका कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो डाटा डेफिनेशन में नहीं आता, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डाटा मैनिपुलेशन में आता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, उस टेबल का स्ट्रक्चर बनाना के मतलब कि इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट नेम होना चाहिए, इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, और इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट फ़ीस होनी चाहिए। मतलब उसके कॉलम्स डिफ़ाइन करें और ये कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का काम है, डीडीएल का काम है। और उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डीडीएल का काम नहीं है, ठीक है। वो हम लोग आगे बात करेंगे किसका काम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर होती है क्रिएट स्टेटमेंट। तो क्रिएट स्टेटमेंट क्यों करते हैं, यूज़ फॉर क्रिएटिंग द इंटायर डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट एज टेबल। इसका मतलब जो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो हमारे पास डीडीएल में आता है, ठीक है। और उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स क्रिएट करते हैं वो भी हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक डेटाबेस बनाते हैं और उसके अंदर, जैसे कि मैं बात करूं टेक्माज़ोन की, तो टेक्माज़ोन के अंदर एक स्टूडेंट्स का डाटा है और एक हमारे पास क्या नाम है, टीचर्स का डाटा है, ट्रेनर का डाटा है। मतलब 2 टेबल्स हैं, एक हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और एक हमारे पास ट्रेनर टेबल है, सही है। तो हम लोग को 2 टेबल्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये किस डेटाबेस के अंदर है, टेक्माज़ोन के डेटाबेस के अंदर है। तो हम लोग को पहले एक टेक्माज़ोन का डेटाबेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग उसके आगे काम करेंगे। तो मैं आपको ना ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को एग्जाम्पल के तौर पे भी MySQL वर्कबेंच पे करवाता रहूँगा, लेकिन हम लोग इसकी बाद में सही से प्रैक्टिस करेंगे। क्रिएट की बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं साथ साथ आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये हम लोग बाद में आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो, एक मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट, ये हमारा ही क्यूरी है, ठीक है, इसको क्यूरी कहते हैं। क्रिएट क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब क्रिएट हमारा एक कीवर्ड है जो क्रिएट करता है, और क्रिएट क्या करता है, ऑब्जेक्ट टाइप। आपको सिर्फ अभी 2 ऑब्जेक्ट टाइप दिमाग में रखने हैं। एक ऑब्जेक्ट टाइप हमारे पास क्या है, डेटाबेस, और दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप क्या है हम लोग को, टेबल। मतलब हम लोग को जब क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप, कौन सा ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, डेटाबेस, ठीक है।
और डेटाबेस के बाद हमारे पास एक है ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम आप पे डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट नेम क्या रखोगे, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका क्या नाम रखोगे, स्टूडेंट टेबल या कुछ और, क्या स्टूडेंट टेबल रख दिया या स्टूडेंट डाटा टेबल, कुछ भी आप, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा इस एग्जांपल को लेके अपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इंस्टॉलेशन करवा दी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे इस कनेक्शन को, और इसको मैं क्लोज़ कर दूं, और यहाँ पर मैं सॉरी ओके ये रहा, मुझे मिल नहीं रहा था। ओके इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके अब ये मैंने यहाँ पे एक एसक्यूएल की फ़ाइल ओपन कर ली है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो क्या कर रहा हूँ, एक में मैं पहले मैंने इस पर काम किया है, तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करने वाला, ठीक है। तो डेटाबेस मैं कैसे क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएट, सबसे पहले क्रिएट लिखना है, क्रिएट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था 2 ऑब्जेक्ट आपको ख्याल रखना है। एक डेटाबेस जब बनाना है तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट टाइप लिखना है, या आपको जब टेबल बनाना है तो टेबल लिखनी है, चाहिए ऑब्जेक्ट टाइप की जगह टेबल लिखनी है, ठीक है। तो हमारे अभी हमें डेटाबेस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट टाइप हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, डेटाबेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटाबेस, ठीक है, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट टाइप। अब मतलब कि हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, और उस डेटाबेस जो क्रिएट कर रहा है वो किस नाम का हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक शॉप के नाम का मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अभी उससे भी इस दोनों के तरीके बताऊँगा, लेकिन आप शायद थोड़ी गलती कर दो, तो अगर ये काम कर रहे हो ना तो आप पहले इसको सेलेक्ट करो और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे किया, तो इसने मुझे क्या बोला, इसने टिक का साइन है कि इसका हमारा आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला क्रिएट डेटाबेस शॉप। तो मैं इस सिग्मास में जाके इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब एक डेटाबेस बन गया शॉप के नाम का, ठीक है। और इसको मैं ज़रा एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेबल्स के कॉलम है, व्यूज़ के हैं, स्टोर प्रोसीजर्स के हैं और फंक्शंस के हैं, और इन चारों के अंदर हमने कुछ भी नहीं है, अभी सब खाली है, ना टेबल्स है, ना व्यूज़ है, ना स्टोर प्रोसीजर है, ना फंक्शंस हैं। तो अब ये तो हमारा बन गया एक क्या, डेटाबेस, ठीक है। और अब इस डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे काम करना है, तो मुझे मतलब इस डेटाबेस के बीच में समझ लें कि हमें एक कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। अब मुझे जिससे काम है, देखो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्माज़ोन का भी डेटाबेस बना हुआ है और एक शॉप का भी डेटाबेस बना हुआ है, लेकिन अब मुझे एक टेबल भी क्रिएट करना है, ठीक है। अब मुझे एक टेबल भी क्रिएट करना है, लेकिन मुझे उससे पहले ये भी तो बताना है कि मुझे इस शॉप के अंदर टेबल क्रिएट करना है। इधर तो मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, उसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, लेकिन इससे अभी कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ है हमारा। एक डेटाबेस की फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है, लेकिन इसको हमें कनेक्शन बिल्ड करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है यूज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़, और उसके बाद मैंने लिखा है शॉप। अब इसका मतलब अब हम लोग के इस शॉप डेटाबेस के बीच में हमारे पास कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखो हमारे पास अब हम लोग जो भी काम करेंगे, अब ये देखो ये क्यूरी रन हो चुकी है, इसका मतलब हम लोग जो भी काम करेंगे अब वो शॉप वाले डेटाबेस के अंदर सारा काम होगा, ठीक है। तो कुछ हमारे पास हमने डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमने टेबल्स का भी किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी दिया हुआ है क्रिएट टेबल, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप पहले हमने डेटाबेस बनानी थी तो ऑब्जेक्ट टाइप हमने क्या रखी थी, डेटाबेस, लेकिन अब हमें टेबल बनानी है तो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, और स्पेस के बाद मैंने क्या रखा, टेबल नेम। टेबल नेम का मतलब आप उस टेबल का नाम क्या रखना चाहते हो वो आप रखोगे, ठीक है। और उस पैरेंथेसिस के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करोगे, कॉलम नेम, जो हमारा जो कॉलम नेम है वो क्या होगा, जो पहला कॉलम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट आईडी, तो वो क्या है, हमारा एक कॉलम नेम है, तो इधर हम लोग कॉलम नेम रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्पेस, और उसके बाद हम लोग डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप क्या मतलब
कि उस कॉलम के अंदर कौन से टाइप का डेटा इंसर्ट हो सकता है, मतलब होल नंबर्स, स्ट्रिंग वैल्यू या डेसिमल वैल्यू। सही है, कौन सा डेटा आप इस कॉलम के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो। तो कॉलम नेम बताते हो और स्पेस के बाद उसकी टाइप बताते हो। तो मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखूं तो मेरे पास क्या, क्रिएट टेबल सेल्स। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ही करता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल्स का एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई एक कॉलम, एटलीस्ट एक कॉलम देना तो लाजमी है। टेबल ऐसे नहीं बनेगा, कोई ना कोई कॉलम होना उसके अंदर लाजमी है। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, कॉलम का नाम यहाँ पर मैंने दिया है परचेज नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेज नंबर, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने रखा परचेज नंबर और स्पेस और यहाँ पे लिख दिया INT मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर वैल्यूज़ मतलब क्या होता है, होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 सिर्फ वही वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला है एक सेल्स का टेबल क्रिएट करो शॉप के डेटाबेस के अंदर और उस सेल्स टेबल के अंदर एक कॉलम बनाओ से परचेज नंबर का, और उस परचेज नंबर के अंदर उस कॉलम के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही आनी चाहिए, कोई और वैल्यूज़ नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, और ये जो मैंने सेमीकोलन लगाया इसका मतलब होता है टर्मिनेटर। मतलब ये समझ लो कि ये जो मैंने एक क्यूरी लिखी है और यहाँ पे ये क्यूरी ख़त्म करने के लिए मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो इसने टिक दिया, इसका मतलब हमारी ये जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मैं इस सिग्मा को दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो टेबल को एक्सपेंड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो मैंने इस टेबल को एक्सपेंड किया तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स को एक्सपेंड करने का ऑप्शन आ गया। अब मैंने सेल्स को एक्सपेंड किया तो यहाँ पे उसने बता दिया कॉलम्स। अब मुझे जाहिर सी बात है हमने कॉलम्स बनाया परचेज नंबर का, तो अब मैं इस कॉलम्स को एक्सपेंड करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया इस टेबल के अंदर जो कॉलम है सिर्फ एक ही है, वो क्या है, परचेज नंबर। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हमने किया, अब सेकंड पे गए, तो अब मैंने सेकंड पे देखा यहाँ पे अल्टर का मतलब क्या होता है। अल्टर का मतलब होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट में जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, जैसे टेबल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास पहले से बना हुआ है, उसके अंदर कोई कॉलम ऐड करवाना है, या हमें उस टेबल का नाम चेंज करना है, या उस कॉलम का नाम चेंज करना है, तो वो हम लोग अल्टर के थ्रू करते हैं। अल्टर का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो अल्टर के स्टेटमेंट से होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि अल्टर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अल्टर। अब मैंने यहाँ पे रखा अल्टर टेबल। अब इसका मतलब क्या है, अल्टर टेबल, और उसके बाद क्या हमने किया, कौन सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है अल्टर ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप हमने बता दी टेबल। अगर हम लोग साथ साथ करें, मैंने यहाँ पे लिखा अल्टर टेबल। सही है, अल्टर मुझे मतलब कि मुझे टेबल के अंदर चेंजिंग करनी है, और कौन से टेबल के अंदर चेंजिंग करनी है, हमारे पास एक ही टेबल है जिसका नाम है सेल्स। ठीक है, इस सेल्स की टेबल के अंदर हमें चेंजिंग करनी है। मैं इसके बाद नेक्स्ट लाइन में काम कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इसका मतलब ये वाली जो क्यूरी है ये अभी टर्मिनेट नहीं हुई है। ठीक है, इसका मतलब मैंने नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है, ये नेक्स्ट लाइन से अब कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो मैंने रीडेबल कोड बनाने के लिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूँ। मतलब कि टेबल के अंदर चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, ऐड कॉलम, मतलब एक कॉलम ऐड करना है। तो मैंने बोला ऐड एक चीज़ ऐड करो। क्या चीज़ ऐड करो, कॉलम ऐड करो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कॉलम नेम, मतलब उस कॉलम का नाम क्या होगा। तो मैंने रखा डेट ऑफ परचेज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा डेट ऑफ परचेज़। हमारे पास एक और कॉलम इसके अंदर ऐड होगा और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, डेट। ठीक है, उसकी डाटा टाइप डेट होगी। ये बात बतानी ज़रूरी है कि वो जो कॉलम बनेगा वो कौन सी डाटा टाइप होल्ड करेगा, ये बतानी आपको
लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, अल्टर किया। अब इसको एग्जीक्यूट भी करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इस एग्जीक्यूट के बटन पे एग्जीक्यूट किया, तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसने मुझे टिक दे दिया। तो इसका मतलब ये वाली हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस सिग्मा को दोबारा रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर देखो इस कॉलम, इस टेबल के अंदर, सेल्स टेबल के अंदर हम लोग गए जब, उसके अंदर कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, एक परचेज़ नंबर और एक डेट ऑफ परचेज़। ये हमारे पास 2 कॉलम्स अब बन चुके हैं। मतलब एक हम लोग ने जब वो टेबल बनाते हुए एक कॉलम बना दिया था, और उसके बाद हमने क्या किया, उस टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड करवा दिया। ठीक है, ऐसे ऐड बहुत जगह भी होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक छोटी छोटी सी एग्जांपल्स लेके जा रहा हूँ इस क्लास में कि आप इसको समझ सको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग उस पर देखें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ड्रॉप। सही है, द ड्रॉप स्टेटमेंट यूज फॉर डिलीटिंग आ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था, डेटाबेस में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, एक तो डेटाबेस, एक डेटा मतलब ऑब्जेक्ट टाइप कौन कौन सी होती है, एक डेटाबेस और एक हमारे पास कौन सी होती है, टेबल। अभी हम लोग टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, डेटाबेस को ड्रॉप करना होता है तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर, ड्रॉप, और ऑब्जेक्ट टाइप में क्या लिखता है, डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, शॉप, और यहाँ पे मैं शॉप लिख देता तो वो पूरा का पूरा डेटाबेस को ही डिलीट कर देता, ड्रॉप कर देता। लेकिन मैं अभी सेल्स वाले टेबल को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉप। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टाइप क्या है हमारी, टेबल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम क्या है मेरे पास, सेल्स। अब मैंने इस सेल्स रखा और इसको अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखो अब मेरे पास टेबल यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मेरे पास कोई भी यहाँ पर टेबल नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास टेबल रिमूव हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बात करें कि पूरा का पूरा टेबल, अब हमारे पास सिर्फ एक खाली डेटाबेस मौजूद है जिसके अंदर कोई भी टेबल मौजूद नहीं है अभी हमारे पास। तो अब हमारे नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। अब हम लोग ने पहले टेबल क्या बनाया था, दोबारा सेल्स टेबल बना रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया था, बनाते हुए सिर्फ एक कॉलम्स ही रखे थे, लेकिन अब हम लोग बनाते वक्त ही हम लोग 2 कॉलम्स रखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, और इधर रखा मैंने सेल्स, और इसको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लाइन में रख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने न्यू लाइन में रख दिया और यहाँ पे स्पेस दे दिया। ठीक है, ये रीडेबल कोड बनाने के लिए। तो मेरे पास जो पहला कॉलम है वो परचेज नंबर है, जिसकी हमारी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये आ गए हमारे पास एक कॉलम, और दूसरे कॉलम के लिए मुझे यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉमा देने के बाद इसका मतलब कॉमे के बाद एक और कॉलम बनाना है हमें। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और कॉलम बनाया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ परचेज रखा और उस एक कॉलम वो बनाया, और उसकी डाटा टाइप क्या रखी है, डेट। मतलब वो जो कॉलम है वो सिर्फ डेट होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब मुझे ये मेरा लास्ट कॉलम है तो मुझे कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे एक और कॉलम बनाना होता तो मैं एक और कॉमा देता, उसके बाद एक और कॉलम बनाता। तो इसका मतलब आखिरी वाले जो हम लोग आखिरी वाला कॉलम बनाते हैं उसके एंड में हम लोग कॉमा नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक टेबल बना लिया जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, परचेज नंबर जो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, और एक है हमारे पास डेट ऑफ परचेज जो हमारी डेट वाली वैल्यू को होल्ड करेगा। और मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको रन कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास रन हो गया। और सिग्मा को मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो यहाँ पर देखो टेबल्स के अंदर दोबारा से एक सेल्स टेबल क्रिएट हो गया, और उसके कॉलम्स हमारे पास कितने आ गए, 2 कॉलम्स आ गए, क्योंकि हमने 2 कॉलम्स रखे हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो ही होगी। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर आए तो अब हमारे पास क्या है, एक DDL में एक और चीज़ होती है हमारे पास, रीनेम स्टेटमेंट्स। ठीक है, रीनेम स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर हमें कोई टेबल का नाम चेंज करना है या कोई डेटाबेस का नाम चेंज करना है तो हम लोग रीनेम के कीवर्ड से चेंज कर सकते हैं, रीनेम की स्टेटमेंट से चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, रीनेम ऑब्जेक्ट टाइप। आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट टाइप हम लोग को अब टेबल रखना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, टेबल, ऑब्जेक्ट टाइप टेबल। और फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नेम क्या हमारा, सेल्स। अभी हमारा करंट नेम क्या है टेबल का, सेल्स। तो 2 और इसके बाद क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट नेम। अब आपको
अपना नया नेम बताना है उस ऑब्जेक्ट का, वो टू के बाद बताते। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है रीनेम टेबल सेल्स टू सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रीनेम टेबल और क्या रखना है मुझे यहाँ पर सेल्स और उसके बाद टू। ठीक है, और मुझे इसके बाद नेम क्या रखना है इसका, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे ये नेम रख रहा हूँ, अंडरस्कोर रख रहा हूँ, आपको अंडरस्कोर ही रखना है। मैं ये आपको बाद में बताऊँगा आगे के जाके लेक्चर्स में, अभी सिर्फ हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं हर चीज़ का। तो ये मैं बताऊँगा कि हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नेम रखते हैं इसके अंदर हम लोग अंडरस्कोर क्यों रख रहे हैं, स्पेस क्यों नहीं रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको क्लियर करूँगा। चलें, अब मैं इसको इस रीनेम वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करूँ तो अब देखो मेरा टेबल नेम क्या हो गया है, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलें हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। अब हमारे पास क्या है, टर्नक्रेट स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग अ इंटायर टेबल थ्रू ड्रॉप। मतलब कि हम लोग जो ड्रॉप के थ्रू क्या करते थे, पूरा का पूरा टेबल उड़ा देते थे। मतलब उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाते थे, और उस जब कॉलम्स डिलीट हुए तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी डिलीट हो गए। लेकिन अगर हमारे पास कोई वो टेबल को हम लोग रखना चाहते हैं लेकिन उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं, उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वी ऑल्सो रिमूव इट डेटा एंड कंटिन्यू टू हैव द टेबल एज एन ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। मतलब उसके अंदर जो डेटा है सिर्फ वो डिलीट होता है टर्नक्रेट से, और आपका एक टेबल वाला ऑब्जेक्ट मौजूद होता है उस डेटाबेस के अंदर। आपको इसके अंदर हमारे पास कोई डेटा तो मौजूद नहीं है अभी, तो मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको ये इंसर्ट वाली क्यूरी अभी नहीं पढ़ा रहा, बस आप अभी देखो। सही है, मैं सिर्फ इंसर्ट कर रहा हूँ, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आगे जाके हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इंसर्ट कैसे होती है, अभी मैं ये चीज़ नहीं बता रहा। तो हमारे पास क्या 1 और यहाँ पे अभी मैं 2 वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लेता हूँ। एक वैल्यू ये इंसर्ट हो गई और दूसरी वैल्यू को भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये इंसर्ट की स्टेटमेंट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आपको ये देखना है कि ये हो क्या रहा है। आपको बस रीनेम तक अभी समझ आना चाहिए, आप ये रीनेम तक समझो, और ये इंसर्ट वाली क्यूरी मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, और ये सिलेक्ट वाली क्यूरी भी बाद में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ये आप देखो। इधर से मैंने इस स्टेटमेंट से मैंने इंसर्ट कर दिए हैं 2 रिकॉर्ड्स, और इस सिलेक्ट वाले से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टेबल को, सेल्स डेटा वाले टेबल को देख सकता हूँ। तो आप अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास सेल्स डेटा वाला टेबल आ चुका है, और इसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स मौजूद है। अगर मैं इसको ड्रॉप करता तो ये पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप कर देता, मतलब ये पूरा का पूरा टेबल्स के अंदर जितने कॉलम्स हैं उसको भी डिलीट कर देता, और वो उस टेबल को भी डिलीट कर देता। मतलब टेबल डिलीट हो गया तो वो जाहिर सी बात है वो कॉलम्स भी साथ ही साथ डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मुझे इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ इसको डिलीट करना है, तो मुझे क्या इसके अंदर रिकॉर्ड जो हैं वो सारे रिकॉर्ड्स, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने होते हैं, तो हम लोग को टर्नक्रेट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, टर्नक्रेट से सारे रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टर्नक्रेट ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप क्या है हमारे पास, टेबल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। मतलब क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम क्या है, पहले तो हम लोग लिख देते हैं टर्नक्रेट, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, टेबल, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और इसको मैंने रन कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरे पास सक्सेसफुली रन हो चुकी है ये क्यूरी। और मैं इसको, इस स्टेटमेंट को, अब मैं ज़रा टेबल को आपको चेक करवाता हूँ कि वो टेबल के अंदर अब डाटा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो टर्नक्रेट ने क्या किया, टर्नक्रेट ने इसके अंदर जो डाटा था वो सारा का सारा रिमूव कर दिया, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स उसने, टर्नक्रेट ने डिलीट कर दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर जब आए तो ये हमारे पास कुछ थी
डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो हमारे पास DDL है। ठीक है, DDL में हम लोग क्या किया आज हमने देखा क्रिएट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टर के लिए क्या क्रिएट, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट का कीवर्ड, क्रिएट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और अल्टर की स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमें कोई चेंजिंग लानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई जैसे टेबल को हमने देखा था कि हम लोग को टेबल्स के अंदर एक कॉलम था, हम लोग को दूसरा कॉलम भी इंसर्ट करवाना है, मतलब ऐड करवाना है बाद में, उस टेबल क्रिएट होने के बाद में दूसरा कॉलम भी ऐड करवाना है। तो हम लोग ये नहीं करेंगे उस टेबल को ड्रॉप कर दें फिर एक नया टेबल क्रिएट करें, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल अल्टर करके एक कॉलम उस टेबल के अंदर ऐड करवा देंगे। ठीक है, और हमने ड्रॉप से ये देखा कि हम लोग को पूरा का पूरा टेबल को रिमूव करना है। जैसे हमारा जो सेल्स वाला टेबल था उसको हमने पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया था, तो वो ड्रॉप हो गया था। और हमारे पास रीनेम में हमने ये देखा कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट टाइप जो थी हमारी टेबल, उसका नाम हमें चेंज करना था। सेल्स से लेके हमने सेल्स था टेबल नेम, हमने उसका नाम रीनेम करना था, तो हमने क्या किया था, सेल्स डाटा कर दिया था। किसकी मदद से, रीनेम के स्टेटमेंट की मदद से। और टर्नक्रिएट से हमने क्या किया था, उस टेबल के अंदर जो जितने भी रिकॉर्ड्स थे, उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे उसको डिलीट करने के लिए, सारे डाटा को डिलीट करने के लिए हमने टर्नक्रिएट की स्टेटमेंट यूज़ करी थी। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहाँ तक DDL समझ आ गया होगा। DDL का मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग लानी है, मॉडिफिकेशन लानी है, वो करते हैं। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, ऑब्जेक्ट के नेम को रीनेम करना है, या ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी हमारे पास डाटा है उन सबको रिमूव करना है, तो वो हम लोग DDL में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।